का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। युवक ने धोखेबाज पत्नी के सामने फांसी लगाकर की आत्महत्या। मृतक के पॉकेट से पुलिस को मिला 2 पन्ने का सुसाइड नोट, तब खुला खुदकुशी का राज। सुपौल के त्रिवेणीगंज थाना से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां थाना क्षेत्र के लतौना मिशन वार्ड नंबर 18 में 25 वर्षीय एक युवक ने अपनी धोखेबाज पत्नी के सामने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान थाना क्षेत्र के महेशुआ पंचायत के पकड़ी वार्ड नंबर 17 निवासी विशुनदेव यादव के 25 वर्षीय पुत्र कुमोद कुमार के रूप में हुई है। वह बीते 2 वर्षों से नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 18 स्थित जयकुमार यादव के किराए के मकान में अपनी पत्नी के साथ रह रहा था। घटना के समय मृतक की पत्नी चंदा कुमारी भी कमरे में मौजूद थी। जब युवक ने आत्महत्या की तो चीख पुकार सुनकर आसपास के लोगों ने कमरे के दरवाजा को तोड़कर कमरे में प्रवेश किया और शव को फंदे से उतारा। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण और मृतक के पिता घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने मृतक की जेब से एक सुसाइड नोट बरामद किया, जिसमें आत्महत्या के कारणों का उल्लेख किया गया था। सुसाइड नोट में कुमोद कुमार ने लिखा कि उसकी पत्नी चंदा कुमारी मधेपुरा जिले के महेशुआ गांव के रहने वाले मजेबुल हयात नामक एक युवक से मोबाइल पर बातचीत करती थी, जो उसे पसंद नहीं था। मृतक ने आरोप लगाया कि मजेबुल ने उसकी पत्नी को किसी चीज का सेवन कराकर उसको अपने वश में कर लिया है। उसने सुसाइड नोट में पुलिस से आग्रह किया कि उसकी पत्नी चंदा कुमारी को परेशान न किया जाए। मृतक के परिजनों ने बताया कि कुमोद कुमार ने वर्ष 2019 में चंदा कुमारी से प्रेम विवाह किया था। चंदा मधेपुरा जिले के महेशुआ पंचायत के रानीपट्टी गांव निवासी अरुण यादव की पुत्री है। मृतक के पिता विशुनदेव यादव ने अपनी बहू चंदा कुमारी पर बेटे की हत्या का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले भी उनकी बहू ने कुमोद को जहर खिलाया था, जिसके बाद 70,000 रुपये खर्च कर उसका इलाज कराया गया था। मृतक के एक दोस्त ने बताया कि मंगलवार को कुमोद ने उससे फोन पर कुछ पैसे उधार मांगे थे। उसने इस दौरान बताया था कि उसकी पत्नी मजेबुल नाम के एक युवक से फोन पर बातचीत करती रहती है, जिससे वह तनाव में था। चंदा कुमारी ने बताया कि उसके मजेबुल से बातचीत करने को लेकर पति से अनबन चल रही थी। आज दोपहर के समय जब वह बाथरूम गई तो कुमोद कॉपी पर कुछ लिख रहे थे। लौटने पर उसने देखा कि कुमोद ट्रंक पर खड़े थे और गर्दन में कपड़े की रस्सी बांधकर फांसी लगा ली। उसने बचाने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग आए और दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे। जब तक उन्हें नीचे उतारा गया, उनकी मौत हो चुकी थी। मामले को लेकर थानाध्यक्ष रामसेवक रावत ने बताया कि सब इंस्पेक्टर निधि गुप्ता के नेतृत्व में पुलिस टीम मामले की जांच कर रही है। मृतक की पत्नी से पूछताछ की गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सुपौल भेज दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। दिक्कत से बात करी थी दोस्तों के साथ। कौन फोन किया था आपको? लड़का दोस्त मेरा है।
जो एक्सपायर किया है। जी जी, क्या फोन किया था? यही बोला था बहुत दिक्कत है, हमको थोड़ा पैसा दो, तो हम आज शाम में इसको देते, तो तब तक फ़ोन किया 4 बार, तो हम दूसरे से बात कर रहे किसी से, उसके बाद फ़ोन उधर से आया तो डेट कर दिया। ये अपनी पत्नी के बारे में क्या बोला ये? यही बोला बहुत दिक्कत है, दूसरे से बात करती, बोलती हम नहीं रहना चाहते हैं। दूसरे लड़का से बात करती है। हाँ, उनको मैसेज पर भी भेजा था लिख कर व्हाट्सएप पर। आपको मैसेज भेज के जानकारी दिया था? ये 3 साल से बात कर रहे हैं। नहीं, पहले ही फ़ोन किया था तो रोने लगा था, तो हम सोचे काहे रो रहा है, बोले थे हम एग्ज़ाम देने जा रहे थे मधेपुरा। कब फोन किया था ये? कल फ़ोन किए थे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा बबलू कुमार नाम है। अच्छा, यह लव मैरिज शादी की थी? जी, लव मैरिज की थी शादी। हम लोग हॉस्टल में साथ में पढ़ते थे, हॉस्टल से थोड़ा त्रिवेणीगंज में रहने लगा था। उसके बाद हम लोग को जान पहचान था, फ़ोन करके बताया हम शादी कर ली, 2019 में किया था। 5 साल बाद फिर दूसरे लड़का से बात कर रही थी? जी, आजकल हम लोग को पता चला, इसको भी पता चला कल परसों, हमको भी कल परसों पता चला, यही बताया हमको। मतलब वो आपके दोस्त ही आपको बताए थे? जी, कल बताए थे। अच्छा, जिससे बात करती थी वो लड़का कौन है? वो लड़का मुस्लिम है शायद, इसके गांव का है, इसी लड़की के गांव का ही है? लड़की के गांव का है। लड़की का गाँव क्या है? महेशवा हुआ। मृतक लड़का क्या काम करता है? आधार कार्ड में काम करता था, कहाँ पर? पिपरा में। इसी का जिया जी का दुकान सेंटर है। दुकान है जी, पिपरा बाजार में? जी, क्या नाम हुआ आपका? बबलू कुमार। फिर क्या हुआ? कौन कर रहा है आपको? वही इनके मोबाइल पे कर रहा था या किसी शीत अवस्था में था। आप लोग रहिए थोड़ा सा बाहर, हम काम बाहर करने रहिए ना, फिर तो आप लोग को देंगे, बाहर निकलो। आप लोग कुछ सब चीज कीजिएगा, सब कीजिएगा। लटक गेले। चाउमीन कौन बनाया? अरे ओकरा परिवार से की दिक्कत भेले ने भेले नहीं कहबो। आई ठमा छे पुलिस आरु आयल छे। तब लाल पट्टी में के छ तू? किस बात के लिए? हां, कौन बात के लिए? नहीं बात के लिए थोड़ी कोई फांसी लगा लेगा, जरूर तुम कुछ बोली होगी, लवा कुछ मोल कही होगी। हमको बोला जहाँ बाहर हम बाथरूम से आए, यहाँ पे कुछ लिख रहा था, हम बाथरूम से आए तो कॉपी वहाँ पे रख दी। कहाँ कॉपी है देखें? ये वहाँ रखा था। इसके जेब में चेक कीजिए कुछ है? जेब में देखे तो जेब में जब भी फांसी लगाया तब तुम रूम में ही थी? हां, जो कॉल का 2 मिनट। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआई-एम बहादुरपुर की ओर से मिर्जापुर देकुली बिरनिया हसनपुर ब्रांच की ओर से बिहार बजट के खिलाफ राज्य सरकार का पुतला दहन किया गया। मिर्जापुर देकुली स्थित पार्टी कार्यालय से पुतला जुलूस निकाला जो थाना मोड़ तक गया और पुनः मिर्जापुर देकुली चौक पहुंचा और पुतला दहन किया गया। वहीं की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए बहादुरपुर लोकल सचिव गणेश महतो ने कहा कि बिहार का आम बजट निराशाजनक एवं जन विरोधी बजट है। बजट में दरभंगा के साथ घोर उपेक्षा की गई है। लोहत्सकरी रयाम चीनी मिल अशोक पेपर मिल खोलने के संबंध में कोई चर्चा नहीं है। रोजगार का कोई ठोस घोषणा नहीं की गई है। जल संकट बाढ़ सुखाड़ का स्थायी निदान के संबंध में कोई चर्चा नहीं है। आशा मिड डे मील वर्कर सफाई कर्मचारी आंगनवाड़ी वर्कर के वेतन वृद्धि के संबंध में बजट में कोई चर्चा नहीं है। उन्होंने इस बजट के खिलाफ सभी गांव पंचायत स्तर पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सीपीआई ने संयुक्त रूप से बदलो सरकार बचाओ बिहार आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करने का निर्णय किया है। इसकी तैयारी के लिए जिला प्रखंड स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं और बड़ी संख्या में 20 मार्च को समाहरणालय पर जन कार्रवाई होगी। हसनपुर चौक पर ललन यादव की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए सीपीआई-एम जिला सचिव मंडल सदस्य राम सागर पासवान ने कहा कि बजट में खेती में मूलभूत समस्या जैसे सिंचाई का प्रबंध, रासायनिक खाद की समय से उपलब्धता और कालाबाजारी पर रोक, फसलों की समय पर खरीद एवं भुगतान तथा मंडी जो बरसों से बंद है उसके संबंध में कोई चर्चा बजट में नहीं किया गया। मोहम्मद कलाम, मुकेश पोद्दार, मनोहर शर्मा, रामवृक्ष माझी, युवा नेता प्रवीण कुमार, रूबी देवी ने संबोधित किया। आज जो बिहार बजट पेश हुआ उस बिहार बजट में गरीब मजदूरों के लिए, छात्र नौजवानों के लिए, किसानों के लिए कोई जो है सुविधा की बात उसमें जो है नहीं जो है सुलाया गया है। आज जो है किसान बड़े पैमाने पर जो है
आज किसानों के साथ जो है धोखाधड़ी हो रहा है। न उसको समय पर खाद मिल रहा है, न पानी मिल रहा है। किसान के साथ बहुत महंगे दर पर जो है सो उनको खाद बीज मुहैया जो है सो होता है। सब्सिडी हटा लिया गया है, जिसके कारण किसान काफ़ी जो है सो तंग तबाह है। आज छात्रों को रोजगार नहीं मिल रहा है। जब एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो उसको जो है ये बिहार सरकार की पुलिस जो है लाठी से पीट करके उसे खदेड़ दिया जाता है। तो साथियों, एवं अभी जो है पूरे बिहार में उद्योग कल कारखाने बंद हैं। इस बजट में उद्योग कल कारखाने चालू करने के लिए कोई बात जो है सुमन नहीं लाया गया है। मनरेगा मजदूरों को 200 दिन काम मिलना चाहिए, उसकी कोई बात जो है सो नहीं मैंने उसमें किया गया है। मनरेगा मजदूरों के जो मजदूरी 600 रुपया मिलना चाहिए, वह इतना कम है कि मजदूर उसमें काम करना जो है पसंद नहीं करते हैं। इसलिए साथियों, हम कहना चाहते हैं ये जो है नीतीश कुमार मोदी के दलाल बने हुए हैं। विशेष राज्य की दर्जा जो है जब जो है महागठबंधन के साथ जब ये थे तो विशेष राज्य की दर्जा की बात जो है करते थे। आज मोदी के साथ जो है ये मिले हुए हैं, लेकिन विशेष राज्य की दर्जा का इनका नारा कहाँ चला गया, इनका बात कहाँ चला गया। आज क्यों नहीं जो है विशेष राज्य का दर्जा का बात जो है आया, क्यों नहीं विशेष राज्य को दर्जा जो है सो मिल रहा है। तमाम बातों को लेकर के महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, माने हत्या, बलात्कार, लूट आम बात हो गया है बिहार में। ये सरकार, इसकी पुलिस जो है मुख्य दर्शक जो है सो बना हुआ है। नशाबंदी जो है इन्होंने किया, लेकिन नशाबंदी आज तक इनका सफल नहीं हो रहा है। पुलिस प्रशासन जो है बड़े पैमाने पर लूट मचाए हुए हैं। आज अंचल कार्यालय में बड़े पैमाने पर घुसखोरी हो रहा है। दाखिल खारिज जमाबंदी में तमाम चीज़ों में जो है तो बड़े पैमाने पर घुसखोरी हो रहा है। हम लोगों ने धरना प्रदर्शन कर करके घेरा डालो डेरा डालो अंचल पर कर करके बहुत ही जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने बातों को उजागर जो है सो मैंने किया है, और बहुत सारे लोग इसमें धराए भी हैं। तो साथियों, इस तरह से जो है पूरे बिहार जो है ये भ्रष्टाचार के दलदल में है। लूट, हत्या, बलात्कार की घटनाएं आप आए दिन हो रही है, लेकिन ये सरकार जो है मुख्य दर्शक जो है सो बनी हुई है। इस प्रशासन जो है मुख्य दर्शक बनी हुई है। तो साथियों, यही बात कह करके मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, और मैं CPIM बहादुर प्रखंड सचिव क्यापी के तेजस्वी के खिलाफ राघोपुर से लड़ेंगे चुनाव, बोले प्रशांत किशोर। अगर पार्टी ने तय किया तो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। राघोपुर से किसी कार्यकर्ता ने चुनाव लड़ने के लिए मेरे नाम से आवेदन किया है। प्रशांत किशोर का PM मोदी पर बड़ा हमला, बोले बिहार में शराबबंदी अगर इतना अच्छा और प्रभावी है तो मोदी जी पूरे देश और भाजपा शासित राज्यों में भी क्यों नहीं लागू कर देते हैं। मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, तारानकन जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर जन सुराज उद्घोष यात्रा के तहत 6 मार्च को पूर्वी चंपारण पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेसवार्ता को संबोधित कर पत्रकार साथियों से बातचीत की। इस दौरान विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर पार्टी तय करती है तो वह चुनाव जरूर लड़ेंगे, पार्टी का फैसला ही अंतिम फैसला होगा। PK ने बताया कि राघोपुर से किसी कार्यकर्ता ने चुनाव लड़ने के लिए उनके नाम से आवेदन किया है। बता दें कि राघोपुर से वर्तमान विधायक तेजस्वी यादव है और राघोपुर लालू परिवार का गढ़ माना जाता है। तारानकन PK का PM मोदी पर बड़ा हमला, बोले बिहार में शराबबंदी अगर इतना अच्छा प्रभावी है तो मोदी जी पूरे देश और भाजपा शासित राज्यों में भी क्यों नहीं लागू कर देते हैं। शराबबंदी पर प्रशांत किशोर ने एक बार फिर कहा कि बिहार में शराबबंदी के नाम पर सिर्फ दुकान बंद है, शराब नहीं होम डिलीवरी की जा रही है। शराबबंदी से ही विकास होता है तो मोदी जी को पूरे देश में शराबबंदी लागू कर देना चाहिए। कम से कम उत्तर प्रदेश में ही शराबबंदी लागू करके देखिए, यह मिठाई सिर्फ बिहार वासियों को ही क्यों दिया जा रहा है। बिहार को हजार लाखों करोड़ का नुकसान हो रहा शराबबंदी के कारण, और यह पैसा सिर्फ अफसर नेताओं और माफियाओं के हाथ में जा रहा है। क्या इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में आप भी चुनाव लड़ेंगे या अगर पार्टी ने तय किया तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर
अगर पार्टी ने तय किया कि चुनाव हमें व्यक्तिगत तौर पे नहीं लड़ना है तो भी जनसुराज 243 सीट पर चुनाव लड़ना तय है और उसकी घोषणा हम लोग पहले ही कर चुके हैं। अगर बहुत कहां से लड़ेंगे तो भैया जहां से पार्टी तय करेगी वहां से लड़ेंगे। अभी हमारे नाम से, क्योंकि आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि अभी जनसुराज में आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। जिसको चुनाव लड़ना है वो लोग आवेदन दे रहे हैं। तो मेरी ओर से, मेरे नाम से किसी ने राघोपुर से आवेदन दिया है, लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ है। पार्टी में अगर तय होगा तो लड़ेंगे। अगर बहुमत नहीं आती है तो क्या किसी के साथ गठबंधन करेंगे? मेरे भाई, जनसुराज चुनाव से पहले भी नहीं और बाद में भी नहीं और उसके बाद 2029 में भी नहीं। इसको ध्यान से सुन लीजिए। 2025 में भी 243 लड़ेंगे और चुनाव के बाद जितना भी सीट आए 2029 में भी 243 ही लड़ेंगे। एक सीट कम नहीं लड़ेंगे। तो गठबंधन का सवाल ही नहीं है, न पहले न बाद में। क्यों नहीं है? जब हम लोग व्यवस्था बदलने की बात कर रहे हैं, जब हम लोग दूसरे पार्टियों से अलग व्यवस्था की बात। 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल की बड़ी कार्यवाही, ब्राउन शुगर के साथ 3 संदिग्ध गिरफ्तार। जयनगर 6 मार्च 2025। 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल जयनगर ने आज एक विशेष छापेमारी अभियान के तहत ब्राउन शुगर की तस्करी में लिप्त 3 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। यह अभियान सीमा चौकी कमला के अंतर्गत भारत नेपाल सीमा स्तंभ संख्या 269/15 से लगभग 4 किलोमीटर भारतीय क्षेत्र के गांव खैरामथ में चलाया गया, जहां ये संदिग्ध तस्कर नेपाल से ब्राउन शुगर तस्करी कर लाते थे और इसे भारत में अवैध तरीके से बेचते थे। श्री विवेक ओझा, उप कमांडेंट प्रचालन 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल जयनगर ने सूचना की गंभीरता को देखते हुए समवाय प्रभारी कमला श्री मोहद मनीष देवानंद, सहायक कमांडेंट के साथ मिलकर विशेष रणनीति बनाई गई और इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस छापेमारी के दौरान भारतीय क्षेत्र में एक झोपड़ी से 2 नेपाली और एक भारतीय संदिग्ध को ब्राउन शुगर सहित गिरफ्तार किया गया। प्रारंभिक पूछताछ में इन तस्करों ने बताया कि वे नेपाल से ब्राउन शुगर की तस्करी कर भारतीय बाजार में बेचते थे। जब्त की गई सामग्री: 1 ब्राउन शुगर 132 ग्राम, 2 सफेद और काले पॉलीथीन की थैली 31 नग, 3 वजन मशीन S501 नग, 4 चांदी जैसी अंगूठी 11.66 ग्राम और 3.23 ग्राम 2 नग, 5 चांदी जैसी चूड़ी कड़ा 46.83 ग्राम 1 नग, 6 चांदी जैसी चेन 34.19 ग्राम 1 नग, 7 स्टील प्लेट 2 नग, 8 छोटा स्टील बॉक्स 1 नग, 9 ब्लेड के टुकड़े 2.5 नग, 10 सिरिंज 1 नग, 11 वॉलेट 3 नग, 12 डायरी 2 नग जिसमें पैसों के लेन देन का विवरण था, 13 नेपाली करेंसी 9000 और भारतीय मुद्रा 450। तारांकन गिरफ्तारी: 1 चंदन कुमार यादव, आयु 30 वर्ष, पुत्र नारायण यादव, वार्ड नंबर 09, ग्राम खैरामठ, डाकघर बेल्ही, पुलिस थाना जयनगर, जिला मधुबनी, बिहार। 02 नेपाली व्यक्ति: 1 कारी कप्या -30 वर्ष, पुत्र उत्तम कप्या, वार्ड नंबर -1, गांव रामपुर बिरथा, पुलिस स्टेशन मिर्चा, जिला सिर्राहा, नेपाल। 2 अशोक रामकृष्ण, उम्र -32 वर्ष, ग्राम त्रिवेणी, वार्ड नंबर 4, पुलिस स्टेशन कोटरी, तहसील सागरमाता, जिला उदयपुर, नेपाल। जब्त किए ब्राउन शुगर सहित अन्य सामान एवं गिरफ्तार संदिग्धों को कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस स्टेशन जयनगर के हवाले कर दिया गया है। इस सफल ऑपरेशन पर संतोष व्यक्त करते हुए श्री हरेंद्र सिंह, द्वितीय कमान अधिकारी, कार्यवाहक कमांडेंट 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल जयनगर ने कहा कि हमारी टीम देश की सुरक्षा और सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध तस्करी की रोकथाम के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस अभियान के दौरान हमारे जवानों ने अपनी मुस्तैदी और बहादुरी से इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, जिससे मादक पदार्थों की तस्करी पर एक कड़ा प्रहार हुआ है। हम जनता से अपील करते हैं कि वे अवैध गतिविधियों की जानकारी दें ताकि हम एक नशा मुक्त समाज की दिशा में प्रभावी कदम उठा सकें।
सदन में गूंजा शिक्षकों के वेतन का मुद्दा। पटना। बजट सत्र के दौरान माननीय विधान पार्षद डॉक्टर संजीव कुमार सिंह के द्वारा रमजान एवं होली पर्व पर शिक्षकों के वेतन भुगतान का मुद्दा उठाया गया। मालूम हो कि वेतन भुगतान में हो रहे विलंब को लेकर डॉक्टर सिंह ने सदन में नौकरशाहों के खिलाफ जमकर आवाज बुलंद किया। पर्व है, माननीय वित्त मंत्री जी बैठे हुए हैं। राज्य में विश्वविद्यालय के शिक्षक हों या संबद्ध डिग्री महाविद्यालय के शिक्षक हों, किन्हीं को नियोजित शिक्षक हों या विशिष्ट शिक्षक हों या विद्यालय अध्यापक हों, किन्हीं का वेतन नहीं मिल रहा है। और विश्वविद्यालय में तो दो विश्वविद्यालय को छोड़ दिया गया है। सभापति महोदय, ये सरकार चाह रही है वेतन का भुगतान हो, नौकरशाह चाह रहे हैं वेतन का भुगतान नहीं हो। ये क्या मामला है महोदय? काम करते हैं लोग, वेतन समय पर मिलना चाहिए, किन्हीं का भी वेतन समय पर मिले। ये बहुत ही गंभीर बात है। सरकार की साख घटाई जा रही है। किस यूनिवर्सिटी का नहीं मिला है? सर अभी तो 3 महीना का गया है। कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, फिर बीएन मंडल और पूर्णिया विश्वविद्यालय का भी नहीं मिला है। अनुदान वाला जो परीक्षा फल आधारित अनुदान है, प्राइम नंबर के चलते नियोजित शिक्षकों का या विद्यालय अध्यापक का भुगतान नहीं हो रहा है। ठीक है, माननीय मंत्री जी कहें। सभापति महोदय, आज हो गया। मैं इसका समीक्षा करवा लेता हूं सभापति महोदय, तुरंत मिल जाएगा। आज दिनांक 6 मार्च 2025 को एलन मिथिलाओ विश्वविद्यालय दरभंगा के स्नातकोत्तर मनोविज्ञान विभाग में सोशल मीडिया और मानसिक स्वास्थ्य, सोशल मीडिया एंड मेंटल हेल्थ विषय पर एक विभागीय संगोष्ठी का आयोजन विभागाध्यक्ष प्रो डॉक्टर मनसा कुमारी सुल्तानिया की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना के विश्वविद्यालय मनोविज्ञान विभाग के सेवानिवृत्त शिक्षक प्रो डॉक्टर तारणी ने विभाग के छात्र छात्राओं और शोधार्थियों के सामने अपने विचार रखे। प्रो तारणी ने सोशल मीडिया की चर्चा करते हुए कहा कि यह वर्तमान समय में हमारे समाज में व्यापक तौर पर फैल गया है और समाज के बड़े हिस्से द्वारा लोकाचार के तौर पर स्वीकार किया जा रहा है। इसीलिए यह प्रासंगिक है कि अकादमिक जगत, विशेषकर मनोविज्ञान बिरादरी, इसके विभिन्न प्रभावों को वृहद परिप्रेक्ष्य में समझे। उन्होंने कई उदाहरण देकर बताया कि सोशल मीडिया जहां एक तरफ हमारी आचरण में बड़े बदलाव ला रही है, वहीं लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डाल रही है। प्रो तारानी ने बताया कि सोशल मीडिया लोगों, खासकर किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए नकारात्मक साबित हो रही है। हालांकि विवेकपूर्ण और संयमित इस्तेमाल से सोशल मीडिया उपयोगी साबित भी हो सकता है। उन्होंने इसके कई उपायों की चर्चा भी की। उन्होंने ये भी बताया कि यदि आपको या आपके किसी परिचित को अस्वास्थ्यकर सोशल मीडिया आदतों से दूर रहने में परेशानी हो रही है, तो स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता से बात करें। अपने अध्यक्षीय संबोधन में प्रो सुल्तानिया ने बताया कि सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव पर लोगों के बीच, खासकर शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े लोगों द्वारा व्यापक चर्चा होना जरूरी है। विभिन्न मीडिया रिपोर्टों और नए शोध अध्ययन ये दर्शाते हैं कि अवसाद और चिंता जैसे मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं बच्चे और किशोर में तेजी से बढ़ रही है। जो लोग प्रतिदिन 3 घंटे से अधिक सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, उनमें अवसाद और चिंता के लक्षण अनुभव होने की संभावना दोगुनी होती है। उन्होंने इसके रोकथाम के लिए परिवार और शैक्षणिक संस्थानों को तेजी से पहल करने की जरूरत को रेखांकित किया। कार्यक्रम में आगे विभाग के वरिष्ठ शिक्षक, पूर्व विभागाध्यक्ष प्रो ध्रुव कुमार ने इस पर चर्चा करते हुए बताया कि सोशल मीडिया का उपयोग मस्तिष्क के भावनाओं और सीखने से संबंधित भागों पर प्रभाव डाल सकता है। अतः ये जरूरी है कि लोग, विशेषकर छात्रों को सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर सतर्क और संयमित होना चाहिए। परिचर्चा को जारी रखते हुए विभाग के शिक्षक प्रो अनीस अहमद ने बताया कि सोशल मीडिया का उपयोग आवेग नियंत्रण, सामाजिक व्यवहार और सामाजिक पुरस्कार और दंड के प्रति संवेदनशीलता को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में यह आवश्यक है कि इसके विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इसके बारे में जागरूकता का प्रसार किया जाए। कार्यक्रम में विभाग के सेवानिवृत्त शिक्षक प्रो आई के राय ने सोशल मीडिया के उपयोग को प्रबंधित करने के लिए सुझाव दिया कि स्क्रीन समय सीमा निर्धारित करें, कुछ ऐप्स के लिए उपयोग को सीमित करें, सोशल मीडिया से ब्रेक लें या डिटॉक्स करें, ऑफलाइन मित्रों के साथ अधिक समय व्यतीत करें,
अपनी पसंदीदा चीजों पर ध्यान केंद्रित करें या कोई नया शौक खोजें। विभाग के ही शिक्षक श्री अमृत कुमार झा ने सोशल मीडिया के कुछ नए और तकनीकी पहलुओं की चर्चा करते हुए बताया कि सोशल मीडिया साइबर अपराध का अड्डा बनकर सामने आया है, जो कई नई चुनौतियों को जन्म दे सकता है। इसके साथ ही सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को ऐसी सामग्री से अवगत करा सकता है जो उनकी आयु के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए इसके बारे में लोगों का तेजी से जागरूक करने की जरूरत है। कार्यक्रम का संचालन विभाग के प्रो ध्रुव कुमार ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन प्रो अनीश अहमद ने किया। कार्यक्रम में सफल आयोजन में सहायक श्री रोहित कुमार सिंह, श्री प्रेमचंद प्रसाद, अमन कुमार, संजीव कुमार की भूमिका महत्वपूर्ण रही। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थिति थी। अब दरभंगा शहर में सुजुकी गाड़ी लेना हुआ आसान, शानदार माइलेज के साथ कम कीमत में आने वाली बाइक से लेकर स्कूटी के लिए मशहूर कंपनी सुजुकी एजेंसी का हुआ छोटा एकमी सैदनगर में ओपनिंग। जी हां, जापान की मशहूर कंपनी सुजुकी अब दरभंगा के लोगों के लिए किफायती दर पर बेहतरीन गाड़ी उपलब्ध करवा रही है, जहां आप भी अब बेहतरीन माइलेज के साथ नया टेक्नोलॉजी वाला बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। खासकर कम तेल में ज्यादा माइलेज देने वाली प्रसिद्ध गाड़ी एजेंसी के ओपनिंग के शुभ अवसर पर अभी कंपनी के द्वारा विशेष ऑफर के तहत आप कम कीमत में पा सकते हैं। पता की बात करो तो तेज श्री सुजुकी टू व्हीलर शोरूम, छोटी एकमी सैदनगर। सुजुकी का भी अपना स्लोगन है और हम एज ए डीलर भी कमिट करते हैं लोगों से कि सुजुकी सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर सबों में अव्वल है, रहेगा और किसी भी तरह की असुविधा कस्टमर को नहीं होगी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मोटो है, एज ए डीलर कमिट कर रहे हैं। और ये सुजुकी का तो अपना ब्रांड है जो विश्व में एक विश्वसनीय नाम है, जो किसी से को बताने की जरूरत नहीं कि सुजुकी क्या है।